हेलो नमस्कार। आज हम लोग इकोनॉमी से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं और ये आधे घंटे का सेशन रहेगा। इसमें जितना क्वेश्चन हो सके हम लोग करने के प्रयास करेंगे और आप आशा है जो आप इकोनॉमी से संबंधित जितने भी कंटेंट मैंने डाल चुका हूँ उसे आप पढ़ चुके होंगे। तो अगर आप पढ़े होंगे उसे तभी इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे, नहीं तो फिर भी देखिए आपको कुछ मैं इसका डिटेल डिस्कशन भी करते चलूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन है भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2 अप्रैल 1949, 1 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952, 4 अगस्त 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 अगस्त 1952। भारतीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है 1972, 1975, 1976, 1978। इसका सही आंसर है 1975। 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती कौन? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इसे लॉन्च किया और इसे 1982 और 1986 में 2 बार पुनः तैयार किया गया और सबसे आखिरी 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में लॉन्च हुआ, जो अभी भी जो है चल रही है वर्तमान में, 2006 वाला चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रही? ऑप्शन है 1.26%, 1.64%, 1.89% और 2.02%। तो इसका सही आंसर 1.64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में हुई, जो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी। और यह कंपनी जो है 1818 में बनी और 1834 में जाके ये फेल भी हो गई, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई? पहला ऑप्शन है बुनियादी ढांचा ऋण, दूसरा ऑप्शन है एसेट प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन एनपीए गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट ऋण। इसका सही आंसर है सी, 2002 में स्थापित जो है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में जो है इसको ARCIL भी बोलते हैं, भारत की पहली और देश की प्रमुख परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का लक्षण नहीं है? अगर आप बैंकिंग क्लास को अच्छे से देखे होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है ये आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में होनी चाहिए। इनका निजी भुगतान 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इसे CRR के अनुसार आरबीआई के साथ जमा करना होगा एक निश्चित अनुपात। इसमें एक क्लियरिंग हाउस की सुविधा होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहा है? निम्नलिखित में से क्या अनुसूचित बैंक का लक्षण नहीं है? तो इसका भुगतान, निजी भुगतान 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 1 करोड़ नहीं भाई, उस टाइम में 5 लाख था। इसका आंसर बी हो जाएगा। और आपको बता दूं जो अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक का कम से कम भुगतान 5 लाख होने चाहिए। और भारत में जो है अनुसूचित बैंक की अगर बात करें तो अब जितने भी सार्वजनिक बैंक देख रहे हैं, सार्वजनिक बैंक करने का मतलब जो भी है, अब तो बहुत सारे बैंक को मर्ज भी कर दिया गया है, लेकिन जो भी हैं जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक और इसमें जिसे भी शामिल किया गया था टोटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इन सब को, ये सब जो है आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए। और निजी क्षेत्र के बैंक की अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक बहुत सारे आजकल प्रचलन में है, ICICI बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंकिंग लिमिटेड, HDFC सेंचुरियन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, IDBI बैंक, ये सभी जो है आपका हो गया निजी क्षेत्र के। वहीं अगर विदेशी बैंक की बात करें तो विदेशी बैंक में आप लोग इसका मेन एग्जांपल अगर देखें तो अधिकतर जो है अपने यहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, लेकिन सिटी बैंक, ड्यूस बैंक, बारकले बैंक, बैंक नेशनल द पेरिस, ये सभी जो हैं विदेशी बैंक ही हैं, ड्रेसेंडर बैंक AG। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, आर्थिक सलाहकार परिषद किसके द्वारा बनाई गई? पहला ऑप्शन है भारत का संविधान, दूसरा ऑप्शन है संसद में कानून बनाकर, और तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के अध्यादेश से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आर्थिक सलाहकार परिषद गैर संवैधानिक, अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जो सरकार और खासकर प्रधानमंत्री को सलाह देती है, सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री को सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरा की जगह फेमा ने कब ली? इसका ऑप्शन है 1 जुलाई 2000, दूसरा ऑप्शन 1 जून 2000, 1 अगस्त 2001, 1 जनवरी 2002। तो इसका सही आंसर है 1 जून 2000। फेरा जो है 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया था, और इसके अलावा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक भारत सरकार द्वारा जो है 4 अगस्त 1998 को जो है ये पेश किया गया था, और फेरा की जगह फेमा ने जो है 1 जून 2000 को लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है फसलों और पशुओं के उत्पादन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, दूसरा ऑप्शन है भूमि, पानी और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रभाव को कम करना, तीसरा ऑप्शन है सूखे प्रभावित क्षेत्रों में गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूखे प्रभावित क्षेत्रों में गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकेक्स किसका बैंकिंग सेक्टर है? ऑप्शन है BSE, NSE, DSE और इनमें से कोई नहीं। तो BSE जो है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंकेक्स BSE का सेक्टर है, ये आपको याद रखना है, सवाल प्रीवियस ईयर है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस का सचिवालय किस देश में है? सचिवालय किस देश में? सचिवालय दैट मीन्स मुख्यालय। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना जो है 2002 में, इसकी स्थापना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस की स्थापना जो है 2002 में हुआ था। और ये स्विट्जरलैंड के शहर का अगर नाम कहीं पूछे तो शहर का नाम था है बासेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? यातायात बैंक। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन 1982, तीसरा ऑप्शन 1984 और चौथा ऑप्शन 1985। तो इसका सही आंसर है 1982। 1 जनवरी 1982 को जो है एक्जिम बैंक की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर धारकों की इक्विटी और पूंजी के कुछ अन्य परिभाषित
वर्गों के रूप में आयोजित बैंक की कुल परिसंपत्तियों का अनुपात क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा ऑप्शन पूंजी पर्याप्तता अनुपात, तीसरा ऑप्शन पूंजी गियरिंग अनुपात, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हालांकि मैंने शेयर और इक्विटी के बारे में को पढ़ाया नहीं, लेकिन चलिए चर्चा कर देता हूँ, या नहीं तो वहाँ पे देख लेंगे सारी चीज़ों को। अभी इसका आंसर टिक कर लीजिए आप, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है राजा जे चिल्लैया समिति, दूसरा ऑप्शन केलकर समिति, तीसरा ऑप्शन तारापुर समिति और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तारापुर समिति। तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है और यह 1997 में पेश की गई थी। तो इसमें नहीं पूछा था, तो इसका आंसर यही होगा। कर सुधार टैक्स से रिलेटेड जो है चिल्लैया और केलकर दोनों समिति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। खादी और ग्रामोद्योग तो को यार मालूम होगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत हुई और यह लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम भारत सरकार के अधीन है और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण इलाकों में उद्योग तथा खादी के विकास को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन, वे व्युत्पन्न उपकरण है, उनके पास अंतर्निहित संपत्ति के रूप में शेयर है, वे गैर विचारणीय वित्तीय साधन है, वे पराक्रम वित्तीय साधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वे गैर विचारणीय वित्तीय साधन है। भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद और भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, ये जितने भी हैं ये सभी जो है गैर विचारणीय वित्तीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि RIDF की व्यवस्था कौन करता है? पहला ऑप्शन SBI, दूसरा ऑप्शन RBI, तीसरा ऑप्शन नाबार्ड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर नाबार्ड। तो इसका सही आंसर नाबार्ड। RIDF की जो व्यवस्था है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है और नाबार्ड इसकी स्थापना 1995-96 में हुआ है। ठीक है, और नाबार्ड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन कपड़ा उद्योग, चौथा ऑप्शन कंप्यूटर। सी हो जाएगा कपड़ा उद्योग। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है? ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन RBI, तीसरा ऑप्शन SBI, चौथा ऑप्शन IMF। सही आंसर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ही गढ़ा गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है व्यय में वृद्धि दर को धीमा करने के प्रयास करना, दूसरा ऑप्शन कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास करना, तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का प्रयास करना और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर यही है, ये सभी। भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो है वो व्यय में वृद्धि दर को धीमा करना, कर राजस्व को बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाना है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।